मैं डॉक्टर अनिल कुमार प्रसाद कॉमर्स कोचिंग सेंटर झंझारपुर से बोल रहा हूँ। अभी फ़िलहाल बिहार स्टेट कॉमर्स 2023 की जो वैकेंसी निकली है, जो स्पेशल कॉमर्स के लिए निकली है, जिसमें बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिलअप किए हुए हैं और उसकी तैयारी करना चाहते हैं। कुछ पूर्व के छात्रों के पहल पर यहाँ कॉमर्स स्टेट की तैयारी के लिए एक बैच प्रारंभ किया गया है, जिसका समय शाम 5 बजे से 7 बजे है और यह बैच 29 जनवरी से प्रारंभ हो चुका है ऑफलाइन के रूप में, लेकिन ऑनलाइन रूप में भी सेवा दी जाती है या दी जाएगी। जो छात्र इससे जुड़ना चाहे निश्चित रूप से जुड़ेंगे। और फिलहाल जो बैच चल रही है उसी के संबंध में कुछ किसी खास चैप्टर का हम वीडियो बना के अभी डाल रहे हैं, जिसे आप लोग देखें और निश्चित रूप से यदि पसंद आवे तो उसे सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे। और जो छात्र इससे लाभान्वित प्राप्त करना चाहते हैं निश्चित रूप से हमारे चैनल से जुड़ेंगे। यूट्यूब पर चैनल का नाम दिया गया है स्टेट कॉमर्स क्लासेस, जिसका संचालक डॉक्टर अनिल कुमार प्रसाद हैं और ऑफलाइन फ़िलहाल कोचिंग चल रही है, लेकिन ऑनलाइन भी सेवा दी जाएगी। इसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल जो पढ़ाई चल रही है उस पढ़ाई के संबंध में बात करें, एक चैप्टर हम अभी बताने जा रहे हैं, जिसे आप लोग सावधानीपूर्वक समझें और सुनें। बिहार स्टेट कॉमर्स की तैयारी के लिए अभी जो हम चैप्टर बताने जा रहे हैं, ये 12th मीन्स 12वीं का गैर लाभकारी संगठन की लेखांकन है। इसके संबंध में हम बताने जा रहे हैं, जिससे निश्चित रूप से स्टेट कॉमर्स की तैयारी करने वाले छात्र लाभान्वित होंगे। गैर लाभकारी संगठन की लेखांकन, अकाउंटिंग ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो निम्न है। पहला लाभकारी संगठन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा लिखाए हैं अलाभकारी संगठन मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पहला है लाभकारी संगठन मीन्स प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यह क्या है इसके संबंध में जानें। लाभकारी संगठन एक ऐसी संगठन होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित की जाती है। जिसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है उसे हम प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जिसका उदाहरण व्यापारिक संगठन, निर्माणी संस्था, वित्तीय संस्था, ये सब संस्थाएं ऐसी हैं जहां वस्तुओं की क्रय विक्रय होती है, या निर्माणी संस्था में वस्तुओं बनाई जाती है फिर उसके बाद विक्रय की जाती है। वित्तीय संस्थान जहां मुद्राओं की लेन देन होती है। इन सारी क्रियाकलापों के द्वारा उनका पहला उद्देश्य होता है लाभ अर्जन करना। ये लाभ अर्जन करने के उद्देश्य से ही लाभकारी संगठन का निर्माण किया जाता है। लाभकारी संगठन का दूसरा नाम व्यापारिक संगठन भी है। ठीक, इस लाभकारी संगठन के अंतर्गत मुख्यतः दो चीज बनाया जाता है। वैसे प्रारंभिक से बात करें तो जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट बनाई जाती है, लेकिन लाभकारी संगठन है तो लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित होती है। इसीलिए इसकी मुख्य पार्ट की जो बात की जाए उसमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा बैलेंस शीट। यह चैप्टर है क्योंकि गैर लाभकारी संगठन, इसीलिए इस पर बहुत हम फोकस नहीं डालेंगे, फिर भी थोड़ी सी बात समझ लें। ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ये दो पार्ट होती है और बैलेंस शीट अलग। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का उद्देश्य होता है व्यवसाय के लाभ हानि का आकलन करना। व्यावसायिक संचालन से व्यवसाय को लाभ होती है या हानि, इनकी जानकारी हमें ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के माध्यम से मिलती है। बैलेंस शीट हमारी व्यवसाय की आर्थिक स्थिति क्या है, हमारे व्यवसाय में क्या संपत्तियां हैं, क्या दायित्व हैं, इनकी जानकारी हमें बैलेंस शीट के माध्यम से मिलती है। तो ये जो अभी हम बात कर रहे हैं सो लाभकारी संगठन की, और चैप्टर है अलाभकारी या गैर लाभकारी संगठन।
तो ये शॉर्ट में ही बात कर रहे हैं, ये जो फाइनल अकाउंट जब बताई जाएगी उसमें फिर इसकी बृहद बातें बताई जाएगी। दूसरा जो हम अलाभकारी संगठन बताने जा रहे हैं, जो चैप्टर मुख्य रूप से जो चैप्टर है उसके संबंध में। अलाभकारी संगठन एक ऐसी संगठन होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि समाज सेवा के उद्देश्य से बनाई जाती है, स्थापित की जाती है। इन संस्था का मुख्य उद्देश्य, इस संगठन का मुख्य उद्देश्य समाज का सेवा करना होता है, न कि लाभ कमाना। वैसे कोई भी संस्था है किसी न किसी रूप में लाभ तो कमाती है, लेकिन लीगली रूप से अगर बात करें तो यह अलाभकारी का दूसरा नाम गैर लाभकारी संगठन भी होता है। गैर का मतलब जो लाभ नहीं कमाती है, जिसका निश्चित रूप से उद्देश्य समाज कल्याण, अपने सदस्यों का कल्याण करना होता है। अलाभकारी संगठन का उदाहरण विद्यालय, महाविद्यालय जिसको हम शिक्षण संस्थान कह सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर जिसे हम धार्मिक संस्थान कह सकते हैं, अस्पताल, अनाथालय, पुस्तकालय, खेल एवं कला समितियां। ये ऐसी संस्था है जो पहले जैसे विद्यालय, महाविद्यालय है, छात्रों का सेवा किया जाता है, जो छात्र हमारे समाज से ही बिलोंग करते हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर है, ये धार्मिक संस्थान है। यहाँ जिस धर्म के जो लोग होते हैं वहाँ जाते हैं। वहाँ मंदिर मस्जिद का काम है, जो वहाँ जो श्रद्धालु जाते हैं उसको सेवा प्रदान करना। इसके बाद अस्पताल में जो पेशेंट जाते हैं उनको सबसे पहले सेवा दिया जाता है, बाद में उसके बदले कुछ मेहनताना लिया जाता है। अनाथालय है, जो रोड पर बच्चों जिनकी माँ बाप नहीं है, अनाथ है, उनके लिए अनाथालय का निर्माण किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े व्यक्ति अपनी डोनेट करते हैं और अनाथालय का निर्माण किया जाता है। इस अनाथालय का भी उद्देश्य अनाथ बच्चों को सेवा देना होता है। पुस्तकालय, बड़ी बड़ी पुस्तकालय बड़े बड़े शहर में स्थापित की गई है, या महाविद्यालय, विद्यालय में भी स्थापित की गई है, जिसका उद्देश्य होता है बच्चों को पुस्तक पढ़ने के लिए सेवा प्रदान किया जाए और बच्चे उससे लाभान्वित हो। खेल एवं कला समितियां होती है, वहां भी बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कला और खेल का जो सुविधाएं होती है बच्चों को प्रदान की जाती है। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं जो अलाभकारी संगठन एक ऐसी संगठन होती है जो समाज के हित और सदस्यों के हित के लिए ही निर्माण किया जाता है। इस अलाभकारी संगठन का दूसरा नाम गैर लाभकारी संगठन भी है। लाभ न कमाने वाली संगठन भी कहा जा सकता है। इसे हम गैर व्यापारिक संस्था भी कह सकते हैं। ठीक, चले, इस अलाभकारी संगठन के अंतर्गत मुख्यतः 3 विवरण बनाया जाता है या 3 खाता बनाया जाता है। पहला है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, प्राप्ति एवं भुगतान खाता। दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, आय एवं व्यय खाता। तीसरा है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। यही 3 चीज मुख्य रूप से अलाभकारी संगठन के अंतर्गत बनाया जाता है। इनका उद्देश्य लाभ कमाना तो नहीं है, लेकिन फिर भी समाज के लिए जो सेवा प्रदान करते हैं उसके बदले कहीं ना कहीं से धन प्राप्त होती है, उसमें से व्यय करती है। इसके लिए इस लेखांकन का सहारा लिया जाता है। जिस तरह लाभकारी संगठन के लिए फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, जिसके द्वारा लाभ हानि की आकलन और व्यावसायिक आर्थिक स्थिति की आकलन की जाती है, उसी प्रकार गैर लाभकारी संगठन या अलाभकारी संगठन के द्वारा फाइनल अकाउंट बनाया जाता है, अर्थात वित्तीय विवरण बनाया जाता है, जिसके अंतर्गत रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट बनाया जाता है। इस तीनों को भी समझें। रिसीट पेमेंट क्या है? प्राप्ति एवं भुगतान खाता। प्राप्ति एवं भुगतान खाता एक ऐसा खाता होता है जो गैर व्यापारिक संगठन के रुपये पैसे का हिसाब किताब रखता है। इस संस्था में कितना रुपया आया और कितना रुपया उसमें से गया, इसका हिसाब किताब हमारा रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट रखता है। यह रिसीट्स पेमेंट लाभकारी संगठन के कैश अकाउंट या कैश बुक की तरह ही बनाया जाता है, लेकिन नाम यहां चलता है क्योंकि यह
अलाभकारी संगठन है। अलाभकारी संगठन में नाम यही दिया जाएगा रिसेप्शन पेमेंट, लेकिन बनता है यह कैश अकाउंट की तरह। इसके डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियों को लिखा जाता है और क्रेडिट पक्ष में सभी भुगतान को लिखा जाता है। संस्था में जितना रुपया आता है वह डेबिट में और जाता है वो क्रेडिट में। इसमें यह नहीं है जो आमदनी और खर्चा को ही लिखा जाएगा। इसके अंतर्गत चाहे संपत्ति हो, कर्जा हो, आय हो या व्यय हो, नगद में आता हो या नगद में जाता हो, चाहे वह किसी भी वर्ष से संबंध रखता हो, परंतु चालू वर्ष में वह नगद में आता होगा तो डेबिट में और जाता होगा तो क्रेडिट में। तो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट का काम है संस्था के रोकर एवं बैंक का हिसाब किताब रखना। जितना रुपया आएगा सब जाएगा वह क्रेडिट में। इसमें ऐसी कोई फिक्स नहीं है जिसमें आय व्यय को ही लिखा जाए या संपत्ति दायित्व को ही लिखा जाए। कोई भी मद को लिखा जा सकता है, किसी भी वर्ष से संबंधित मदों को लिखा जा सकता है, बशर्ते वह चालू वर्ष में नगद में ही आता हो, नगद में ही जाता हो। अंत में दोनों पक्षों को जोड़ा जाता है और जो शेष बैलेंस बचता है लास्ट में उसे अगर क्रेडिट साइड, और निश्चित रूप से जितना कैश आता है उसमें से जितना खर्च होता है और शेष क्रेडिट घटता है वह संस्था के लिए संपत्ति की तरह माना जाता है। जैसे हम व्यापारिक संस्था में कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड जब घटता है तो बैलेंस सीडी लिखते हैं और नीचे टू बैलेंस बीडी लिखते हैं लास्ट में, उसको डेबिट बैलेंस कैश अकाउंट में माना जाता है। उसी तरह रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट में भी उसको डेबिट बैलेंस माना जाएगा और संस्था के लिए संपत्ति के समान रहेगा यह बैलेंस। अब दूसरी बात कर, और ये रिसेप्शन पेमेंट अकाउंट जो है सो चूंकि कैश अकाउंट की तरह ही बनता है तो यह रियल अकाउंट है, अर्थात वास्तविक खाता होती है। दूसरा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अर्थ हुआ आय व्यय खाता। यह आय व्यय खाता उसी प्रकार बनाया जाता है जिस तरह यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमारी लाभकारी संस्था में बनाई जाती है। तो अब ये हम बात करेंगे किसकी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर की। ऐसा खाता जो गैर व्यापारिक संस्था के आय व्यय को दर्शाता है। इसमें डेबिट पक्ष में एक्सपेंडिचर को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट पक्ष में एक्सपेंडिचर को अर्थात व्ययों को लिखा जाता है, घाटों को लिखा जाता है, तथा क्रेडिट पक्ष में इनकम्स को लिखा जाता है। इसमें ऐसा कोई नहीं है जो सिर्फ नगद में ही हो। इसमें शर्त है जो चालू वर्ष की आय व्यय को लिखी जाएगी, चाहे वो नगद में हो या उधार में हो। चालू वर्ष के आय व्यय का हिसाब यह रखता है। तो जैसे हमारे व्यापारिक संस्था में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, सेम उसी तरह यहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारी अलाभकारी संगठन या संस्था में बनाई जाएगी। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी संस्था का इनकम एक्सपेंडिचर होता क्या है, तो जैसे कोई मंदिर है, मस्जिद है, वहां सफाई करवाया जाएगा तो मजदूर को मजदूरी दी जाएगी। विभिन्न तरह की वहां जो खर्चाएं होगी सारा वह क्रेडिट में डाला जाएगा एक्सपेंडिचर के रूप में। और क्रेडिट में संस्था को जो आय प्राप्त होती है, जो सबसे बेहतर मद होता है सब्सक्रिप्शन, चंदा। मंदिर मस्जिद को पब्लिक से, जनता से, श्रद्धालुओं से चंदा के रूप में राशि प्राप्त होती है। जो संस्था की मुख्य आय होती है वह इनकम एक्सपेंडिचर के क्रेडिट में लिखी जाती है। या मंदिर के पास कई रूम हैं, मकान हैं, उससे भी किराया प्राप्त होती है तो वह भी उस मंदिर मस्जिद की आय मानी जाती है। अदरवाइज बहुत सारी हैं। इसी तरह तो डेबिट और क्रेडिट में इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट में खर्चों को और क्रेडिट में आमदनी को लिखने के बाद दोनों पक्षों को जोड़ा जाता है। डेबिट घटता है तो सरप्लस होती है और क्रेडिट घटता है तो डिफिसिट होती है। सरप्लस का मतलब अधिक। जो हमारी वित्तीय ये लाभकारी संगठन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट घटता है तो नेट प्रॉफिट होता है, क्रेडिट घटता है तो नेट लॉस होता है। सो यहाँ वो वर्ड नहीं लिखी जाएगी क्योंकि वह लाभकारी संगठन है और ये अलाभकारी संगठन है।
और लाभकारी संगठन में भी बनाने का तौर तरीका वही है, लेकिन समझने और प्रस्तुत करने का तरीका थोड़ा इसका अलग है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर का डेबिट अगर घटेगा तो सरप्लस अर्थात अधिक होगी, और क्रेडिट घटेगी मतलब डिफिसिट होगी, जिसे कमी हम कहेंगे। ठीक, इसके बाद ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो है सो एक नॉमिनल अकाउंट होती है, नाम मात्र खाता। दुनिया का कोई भी अकाउंट जो लाभ हानि के उद्देश्य से संभवतः बनाई जाती है वह सभी खाता नॉमिनल अकाउंट होती है, अर्थात नाम मात्र खाता होता है। तीसरा है बैलेंस शीट। जैसे व्यावसायिक संस्था में व्यवसाय की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है, उसी प्रकार हमारी गैर व्यापारिक संस्था अर्थात अलाभकारी संगठन में भी हमारी गैर व्यापारिक संस्था की आर्थिक स्थिति जानने के लिए बैलेंस शीट बनाया जाता है। मंदिर, मस्जिद, पुस्तकालय कुछ भी है, जैसे पुस्तकालय की अगर हम बात करें, पुस्तकालय में पुस्तक खरीद के रखी जाती है, वह पुस्तक ही उस पुस्तकालय की संपत्ति होती है। उस पुस्तक को सजाने के लिए, रखने के लिए रैक का निर्माण किया जाता है, रैक बनवाया जाता है, वह संपत्ति हुआ। तो बैलेंस शीट में उस संस्था की जो संपत्तियां होंगी उसे एसेट साइड में, बैलेंस शीट के भी दो पक्ष होते हैं, बाएं लायबिलिटीज और दाएं एसेट्स होती है। बाएं साइड में संस्था के दायित्वों को दर्शाया जाएगा, कहीं से ऋण लेके मंदिर का निर्माण किए हैं या रूम का निर्माण किए हैं तो बैंक लोन होगी, कहीं से कुछ उधारी वस्तु खरीदते हैं तो क्रेडिटर्स होगी। इसी तरह संपत्ति पक्ष में, किसी संपत्ति पक्ष में जैसे हम पुस्तकालय के लिए पुस्तक खरीदे हैं तो पुस्तक संपत्ति होगी, रैक बनवाए हैं तो वो होगा, या फर्नीचर वगैरह बनवाए हैं तो वह, बिल्डिंग बनवाए हैं तो वह भी संपत्ति होगी। तो बैलेंस शीट के बाएं पक्ष हो जाएगा लायबिलिटीज के लिए और दाएं पक्ष हो जाएगा एसेट्स के लिए। बाएं पक्ष में संस्था के सभी दायित्वों को दर्शाया जाएगा और दाएं पक्ष में संस्था के सभी संपत्तियों को दर्शाया जाता है। बैलेंस शीट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होता है, बैलेंस शीट एक विवरण होती है, न कि खाता होता है। ठीक, तो इसको हम पर्सनल, रियल या नॉमिनल के से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होती है। जिस खाता में डेबिट क्रेडिट होती है उसे हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल में आकलन कर सकते हैं, समझा सकते हैं, बता सकते हैं। तो अभी जो है आपको हम बताए हैं गैर लाभकारी संगठन के लेखांकन के संबंध में, जिसे हम उम्मीद करते हैं भली भांति आप समझ चुके होंगे, और निश्चित रूप से इसे जब देखेंगे तो आप लाभान्वित निश्चित रूप से होंगे, और यदि लगे इससे जो फायदा मिल रही है तो इसे सब्सक्राइब एवं शेयर निश्चित रूप से करेंगे और दूसरों को भी करने के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद।